हेलो गाइज़, मैं अभी आया हूँ डीकैथलॉन में। और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक मेरी नई ट्रिप प्लान होने वाली है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मुझे लेनी है। तो चलिए देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैं ले सकता हूँ अपनी आने वाली ट्रिप के लिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, ये हैं वाटरप्रूफ शूज़ जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है साइज़ में केवल यही कलर अवेलेबल है जो है वाइट। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी किसी ऐसी ट्रिप पे जाते हैं ट्रैकिंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड ये देखिए, ये सारे शूज़ अवेलेबल हैं जिसमें वाटरप्रूफ की रेटिंग अलग अलग है और ट्रैक्शन की रेटिंग अलग अलग है। इस पूरी रेंज में से फाइनली मुझे शूज़ जो सबसे परफेक्ट लगे हैं अपनी ट्रिप के लिए वो ये वाले लगे। रीज़न बीइंग ये लाइट वेट भी हैं, वाटरप्रूफ भी हैं। उसके अलावा जो सबसे परफेक्ट जूते हैं वो ये हैं। इनको भी आप ले सकते हो, लेकिन ये बहुत हैवी हैं। इनको पहन करके अगर 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, शूज़ के साथ साथ सॉक्स भी ज़रूरी होते हैं। वो भी अगर आप किसी विंटर कंडीशन पे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो वार्म होने चाहिए, कॉटन की लाइनिंग होनी चाहिए। तो डीकैथलॉन पे सारी चीज़ें एक जगह पे। हर हर महादेव दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, ये बनारस ट्रैवल से रिलेटेड है। तो आप में से जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं या फिर मेरी पुरानी वीडियो जिन्होंने देखी हुई है, उनको अच्छे से पता होगा कि कुछ समय पहले मैं बनारस गया था, जहाँ के ब्लॉग्स मैंने अपलोड किए हुए थे। अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो में तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में बनारस में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है या जहाँ जहाँ भी जाना आवश्यक है, मैंने उनमें से ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्लेसेस कवर किए थे, वो भी केवल 1.5 दिन के अंदर अंदर। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, आप बनारस को अनुभव कर सकते हैं और आपको आइडिया भी लग जाएगा। बाकी मैं इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप बनारस जाना चाहते हैं और आप नहीं गए हैं इससे पहले, आपको वहाँ से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, तो इस वीडियो में आपको वो ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, बनारस क्यों जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो बनारस का सनातन धर्म के लोगों के लिए वही स्थान है जो इस्लाम में मक्का का है या फिर जो क्रिश्चियनिटी में वेटिकन सिटी का है। लेकिन बनारस खाली सनातन धर्म के लोगों के लिए या खाली बौद्ध लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि खाली वो भारतीय लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। दुनिया में इंसान या ह्यूमैनिटी कहीं पर भी है, उन सारे लोगों के लिए बनारस सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। वो इसलिए क्योंकि मार्क ट्वेन ने अपने शब्दों में खुद कहा हुआ है। मार्क ट्वेन एक यूएस के हिस्टोरियन थे जिन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया की जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी भी सभ्यताएं हैं, उनका जितना भी पीरियड है, उन सबको एक साथ रख दो, उसके डबल से भी ज़्यादा पुराना है बनारस शहर। दुनिया का सबसे पुराना बसाया हुआ जो शहर है वो बनारस शहर है, जिसे भगवान शिव ने खुद बसाया था। इवन जब गंगा नदी की उत्पत्ति नहीं हुई थी हिमालय से, उससे पहले बनारस में यानी कि वाराणसी सिटी में खुद भगवान शिव पार्वती माता के साथ निवास करते थे। वहाँ पर उस समय गंगा नदी नहीं थी, तो उन्होंने ज्ञानवापी कूप बनाया था, जिससे लोगों को जल की प्राप्ति हुई थी, जल के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उसे ज्ञानवापी कहते थे। उसके साथ साथ आज से 2500 साल पहले यानी कि 2500 साल पहले एक चाइनीज ट्रैवलर फाहियान इंडिया आया हुआ था, आज से 2500 यानी कि 2500 साल पहले। और जिस समय फाहियान आया था उसने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये आज से हज़ारों साल पुराना शहर है। ये चीज़ उसने लिखी थी आज से 2500 साल पहले। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बनारस शहर की इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा और सबसे बड़ा रीज़न जो कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है भगवान शिव का, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान भी वहाँ पर है। उसके अलावा श्री रामचरितमानस की जो रचयिता तुलसीदास जी ने करी थी, वो भी वहीं पे घाट पे करी थी, जिसके उन्हीं के नाम पर वहाँ पर जो घाट का नाम है तुलसी घाट है। उसके अलावा भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी बनारस में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। बनारस से रिलेटेड अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत कथाएं हैं या फिर अनगिनत रीज़न हैं
जो कि मैं एक छोटी वीडियो में गिना नहीं सकता हूँ, जो कि आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके अलावा बनारस का खाना पीना सब कुछ अल्टीमेट है, सब कुछ। आप जब वहाँ जाएंगे तो असली भारत क्या है उसकी पहचान आपको बनारस शहर में ही होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, अगर आप बनारस जाने का सोच रहे हैं तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया तो आपको प्लान ज़रूर करना चाहिए बनारस, क्योंकि अगर आप भारत घूमना चाहते हैं तो भारत को जानने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर है जहां आपका जाना ज़रूरी है, आप मानवता को अगर जानना चाहते हैं, इंसानों की हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जहां सबसे ज़्यादा जाना ज़रूरी है वो है बनारस शहर। तो दोस्तों बनारस जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे किसी भी शहर जाने के लिए आप एरोप्लेन से, फ्लाइट से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। उसी प्रकार आप कहीं से भी बनारस शहर जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बनारस जाने का अगर आप प्लान बना रहे हो तो दो तरीके से प्लान बन सकता है। डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाहते हो तो एक दिन में भी आप बनारस की ट्रिप कर सकते हो, और एक दिन में जो मेजर इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, जो कि बनारस की खासियत है, जिससे बनारस की पहचान है, आप वो एक दिन में कवर अप कर सकते हो, सुबह से लेकर के शाम तक। दूसरा प्लान ये है, अगर आप एक से ज़्यादा दिन, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, या फिर हफ्ते भर के लिए हो, तो वो दूसरा प्लान है, आप उस तरीके से भी जा सकते हो। हर तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ, अगर आप एक दिन के लिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप बहुत बिजी हो, आपको हफ्ते में आपके ऑफिस से या बिजनेस से एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो आप उस एक दिन की छुट्टी में प्लान कर सकते हो। आपको किसी भी संचार के माध्यम से, ट्रेन से, बस से या फ्लाइट से आपको बुक करना है, आपको सुबह सुबह बनारस पहुंच जाना है। उसके बाद लौटने का भी आप उसी दिन रात का आप कर सकते हो। पूरे दिन में अगर आप घूमना चाहो तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मुझसे 5 चीज़ें पूछो कि बनारस में कौन सी 5 जगह हैं जहाँ भी आप लिमिटेड समय में आपको ज़रूर घूमना चाहिए, तो वो 5 जगह हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बनारस के घाट, क्योंकि उन्हीं से बनारस की पहचान है। आप जब घाटों पे जाओगे तो वहाँ पर जो मिट्टी की खुशबू आएगी, तब जाकर के आपको असली भारत की फील आएगी, आपको असली भारत का जो एनर्जी लेवल है वो आपको महसूस होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सबसे ज़रूरी जगह है वो है बनारस के घाट। बनारस के टोटल इस समय 84 घाट हैं, और जिसमें अभी कई घाट 1 by 1 ऐड हो रहे हैं। जैसा कि आपने एक नया घाट नमो घाट सुना होगा, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो आप नमो घाट भी जा सकते हो। उसके अलावा भी 4 घाट और ऐड हो रहे हैं। हो सकता है जब तक आप प्लान करो तब तक टोटल 88 या 90 घाट हो जाएंगे। तो नमो घाट को मैं अलग रखता हूँ। उसके अलावा जो प्राचीन 84 घाट है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो हर घाट की अलग अलग खासियत है, हर घाट की कुछ ना कुछ खासियत है, लेकिन अगर आप उन घाटों में से भी सबसे इम्पोर्टेंट 5 घाट मुझसे पूछो तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अस्सी घाट, जो कि सबसे फेमस है, जिसके ऊपर मूवी बनी है मोहल्ला अस्सी करके। तो अस्सी घाट इम्पोर्टेंट इसलिए, अस्सी घाट की आरती इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर आरती होती है, वहाँ पे बोटिंग होती है, वहाँ पर आप गंगा स्नान भी कर सकते हो। और अस्सी घाट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जब दुर्गा जी ने शुंभ निशुंभ का वध किया था, वध करने के बाद उन्होंने अपनी तलवार रखी थी जिसका का नाम असी था, तो वहाँ से एक नदी की उत्पत्ति हुई थी जिसे असी नदी कहते हैं। तो अस्सी घाट पे ही असी नदी जाकर के गंगा नदी में मिलती हैं। अस्सी घाट के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट घाट है वो है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पे ब्रह्मा जी ने एक बार शिव जी को बुलाने के लिए आह्वान किया था, उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसीलिए उसे कहते हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट क्यों फेमस है? क्योंकि दशाश्वमेध घाट जो गदोलिया वहाँ की सबसे मेन मार्केट है उसके बिल्कुल पास में है, और उसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के भी बिल्कुल पास में है। दशाश्वमेध घाट के अगल बगल बाकी के सारे इंपॉर्टेंट घाट हैं। दशाश्वमेध घाट की भी आरती बिल्कुल वैसे ही फेमस है जैसे अस्सी घाट की आरती है। मैंने खुद जो आरती अटेंड करी थी वो दशाश्वमेध घाट की अटेंड करी थी। अगली बार जब मैं जाऊँगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेकर के जाऊँगा और मैं अस्सी घाट की भी आरती अटेंड करूँगा। तो अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट घाट है वो है तुलसी घाट, क्योंकि उसी घाट पे तुलसीदास जी ने बैठ करके तुलसी रामचरितमानस की रचना करी हुई थी, तुलसी घाट। उसके अलावा अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट घाट मेरे से पूछें तो वो 2 घाट है, मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट। और जैसा कि नाम से आपको पता है, मणिकर्णिका घाट का नाम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई से पड़ा हुआ है, और हरिश्चंद्र घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये दोनों ही शमशान घाट हैं, और ये भी दुनिया के सबसे प्राचीन शमशान घाटों में से एक है। कहा जाता है यहाँ पर जिनका भी अंतिम संस्कार होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जीवन मरण का जो भी
संयोग है, इनसे वो निकल जाते हैं, वो तर जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ 5 घाट प्लस जो नया वाला नमो घाट है ये आपको बताया। नमो घाट आप एक दिन के प्लान में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये 5 घाट आप आराम से कर सकते हैं। इन 5 घाट के बाद आप दशाश्वमेध घाट या फिर ललिता घाट या फिर जो भी विश्वनाथ बाबा के मंदिर के पास में घाट पड़ता है, आप वहाँ से स्नान करके वहीं से गंगा जल लेकर के जो कॉरिडोर बना हुआ है, कॉरिडोर घूमते हुए आप जाकर के बाबा विश्वनाथ के चरणों में आप गंगा जल अर्पण कर सकते हैं, दूध अर्पण कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन या किसी भी प्रकार का कैमरा जो है बाबा विश्वनाथ के परिसर में अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर ही जमा करना पड़ेगा। फ्री लॉकर की सुविधा अवेलेबल हर जगह है आपको, बस खाली आपको प्रसाद लेना पड़ता है जहाँ पर भी आप लॉकर में रखेंगे। तो दोस्तों घाट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको जो कोतवाल हैं, जो बनारस के कोतवाल हैं यानी कि बनारस के जो रक्षक हैं वो हैं काल भैरव, वहाँ के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बाबा विश्वनाथ की यात्रा पूरी होती है। ये तीनों चीज़ें करने के बाद आप गदोलिया मार्केट घूम सकते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद आप जाकर के जो शाम की आरती है वो आप अटेंड कर सकते हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं। तो ये जो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। आप सुबह से लेकर के शाम तक आराम से कर सकते हैं। शाम को सबसे आखिरी चीज़ आप आरती अटेंड करेंगे। आप बोटिंग के साथ साथ भी आरती बोट पे बैठ करके भी कर सकते हैं, आप घाट पे भी बैठ करके आरती अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप रात में अपनी ट्रेन या बस या जो भी माध्यम से आप लौटना चाहते हैं आप उससे वापस लौट सकते हैं। तो ये पूरा एक दिन का प्रोग्राम है। अगर आप एक दिन से ज़्यादा आपके पास समय है, कितना भी समय है घूमने के लिए, बनारस में बहुत कुछ है, तो आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसे मैं क्रमशः बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, बनारस फेमस है वहाँ के खाने पीने के लिए। खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। सुबह की शुरुआत हो जाती है वहाँ पे पूड़ी सब्जी से, मक्खन से, बनारसी पान हो गया, बनारस की चाय हो गई, उसके अलावा बनारस की लस्सी हो गई। अंत नहीं है इन सारी चीज़ों का, और इन सारी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो भी बहुत ही रीजनेबल है। और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो शॉप्स हैं, बहुत पुरानी शॉप्स हैं, इनफैक्ट कई शॉप्स हैं, जैसे इंडिया का जो सबसे पहला पिज़्ज़ा कॉर्नर है वो भी बनारस का ही है। इसी प्रकार से आप उनकी जो स्पेसिफिक फेमस शॉप है आप उसको भी सर्च करके वहाँ पर भी जाकर के आप खा पी सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। अन्यथा रोड साइड आपको हर जगह गदोलिया इंक्लूडिंग गदोलिया मार्केट में भी आपको शॉप्स मिल जाएंगी, वहाँ पर भी आपको इक्वली टेस्ट की सारी चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल ही रीजनेबल चीज़ों में। वहाँ का खाना पीना बहुत सस्ता है, खास करके जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, अगर मैं यहाँ के उससे कंपेयर करूँ तो क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज और प्राइस वाइज हर तरीके से बनारस इज़ द बेस्ट इन फूड कैटेगरी। तो खाने पीने के अलावा बनारसी साड़ी वहाँ पर आप देख सकते हो। बनारसी साड़ी के अलावा वहाँ पर आपको इस प्रकार के कुर्ते और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। रुद्राक्ष आपको मिलेगा, ओरिजिनल रुद्राक्ष का फल मिलेगा। तो बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पर मार्केट में चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं मंदिरों की बात करूं तो आप जा सकते हो मानस मंदिर में, जो कि तुलसीदास जी से ही रिलेटेड यानी कि रामचरितमानस से रिलेटेड मंदिर है। मानस मंदिर में नहीं जा पाया था, वो बंद था जिस समय मैं पहुंचा, लेकिन आपका अगर एक दिन से ज़्यादा का प्लान है तो आप वहां पर जा सकते हो। वहां की जो दीवार है उस पर पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है। मानस मंदिर के बाद जो है दुर्गा मंदिर पड़ता है। दुर्गा मंदिर पूरा लाल कलर का मंदिर है। बनारस के आपको 90% जो मंदिर है वो बिल्कुल बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ही आर्किटेक्चर के मिलेंगे। दुर्गा कुंड भी है वहाँ पर। उसके बाद आप संकट मोचन हनुमान मंदिर जा सकते हो, जैसा कि नाम से ही पता है हनुमान जी का मंदिर है और संकट मोचन है, आपके सारे संकटों को हरने वाला मंदिर है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। बहुत ही बड़ा ह्यूज कैंपस है वो, पूरा एक छोटा मिनी शहर टाइप का है। तो आप गलती से भी पैदल अंदर मत घूमिएगा। आपको जहाँ पर भी जाना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जिस भी कैंपस में जाना है आप उसके लिए ऑटो कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको ऑटो मिल जाएंगे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक और काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है जो कि काफ़ी फेमस और पुराना मंदिर है। आप वहाँ पर भी जाकर के दर्शन ज़रूर करिएगा। उसके बाद सारनाथ का जो बौद्ध स्तूप है, जो कि बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स के लिए बहुत ही आवश्यक जगह है, इवन सभी धर्मों के लिए बहुत ही आवश्यक जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। आप वहाँ पर भी जा सकते हो। और जितनी भी जगह मैंने बताई हैं कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी एंट्री फीस नहीं है। बस केवल आप अगर बोटिंग करते हो तो बोटिंग का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि बहुत रीजनेबल रेट है। 40-50 रुपए में आप बोटिंग कर सकते हो। अगर आप पूरी बोट बुक करते हो तो उसके लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। उसके अलावा जब आप सारनाथ के बौद्ध स्तूप जाओगे देखने के लिए तो वहाँ पर भी एंट्री फीस नाम मात्र की है, केवल 20 रुपए की है।
आप वहाँ पर जा सकते हो। रामनगर फोर्ट भी आप घूम सकते हो। उसके अलावा अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हो तब तो आरती आप बोट पे या फिर घाट पर बैठ करके देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो अगले दिन की आरती आप अलकनंदा क्रूज पे भी आप देख सकते हो। अलकनंदा क्रूज का जो चार्ज है वो 900 रुपये है और क्रूज पे आपको टोटल 1.5 घंटे की जर्नी होगी। सारे घाट आपको दिखाएंगे। घाट के अलावा अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो भी चाय कॉफ़ी मिलती है बिस्किट के साथ एज अ रिफ्रेशमेंट वो आपको मिलेगा। और सारे घाटों के अलावा अंदर वहाँ पे टेलीविज़न पे आपको हर घाट की इम्पोर्टेंस और स्टोरी भी बताई जाएगी। और जो आरती होती है तो जिस टाइम आरती होती है उस टाइम पे प्रॉपर आपको समय दिया जाएगा और बीच गंगा नदी में आपको रोक करके पूरी आरती के भी दर्शन कराए जाएंगे। तो अगर आप एक से ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो आप दोनों तरीके से आप आरती का अनुभव ले सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बनारस की पूरी ट्रिप कैसे प्लान करनी ये मैंने आपको बता दिया है। और अब बात आती है लास्ट चीज़, पैसे की। खर्चा पानी कितना लगेगा, कितने आपके एक्सपेंसेस आएंगे। तो दोस्तों बनारस की ट्रिप जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही रीजनेबल है, जो बिल्कुल भी हाई फाई रेट नहीं है। क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी घूमने जाते हो तो रेट जो होते हैं मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो ट्रैवल, दूसरा वहाँ पे स्टे का खर्चा, तीसरा वहाँ पर जो भी आप घूमोगे वहाँ का कुछ परचेज करोगे या फिर एंट्री फीस होगी उस प्रकार का खर्चा, या फिर फूड का खाने पीने का खर्चा। तो सबसे पहले ट्रैवल का खर्चा। ट्रैवल का खर्चा नॉर्मल है, आप जिस भी तरीके से जाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस, ट्रेन, फ्लाइट, उनके चार्ज रेट्स जो भी नॉर्मल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस होंगे। उसके बाद जब आप वहाँ पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पे सबसे बेस्ट वे जो है ट्रैवल का, आप बाय फुट ट्रैवल करो गलियों में। उसके अलावा जहाँ पर भी आपको ऑटो या फिर बैटरी रिक्शा अवेलेबल है आप उसको लो, क्योंकि अगर आप कार से जाओगे तो आपको पार्किंग में लगानी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे गलियाँ बीच बीच में जब आप कहीं पर भी जाओगे तो गलियाँ आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत ही पतली गलियाँ होती हैं जहाँ पर कार ले जाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर आप बाइक से या फिर स्कूटी से घूमने के इच्छुक हो तो खुद की भी ले जा सकते हो। वहाँ पर आपको रेंटेड भी मिल जाता है बहुत ही रीजनेबल रेट में। तो ये आपका हो गया पहला एक्सपेंस। दूसरा एक्सपेंस वहाँ पे जैसा कि एंट्री फीस, इन सब चीज़ों के बारे में बताया मैंने आपको, कुछ खास नहीं पड़ता है। सारनाथ में पड़ता है, उसके अलावा बोटिंग का पड़ता है। तीसरा, अगर आप अलकनंदा क्रूज़ की सर्विस का यूज़ करते हो तो वहाँ पर 900 रुपये पर हेड होता है। और क्रूज़ का क्या रेट होता है वो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप गोवा जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो क्रूज़ के रेट में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क मिलेगा। इससे सस्ती क्रूज़ की सर्विस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। खाना पीना बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही सस्ता और अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल देसी टेस्ट आपको मिलेगा वहाँ पर। अब बात आती है तीसरे एक्सपेंस की, होटल से रिलेटेड। वहाँ पे स्टे का खर्चा, तो होटल वहाँ पर बहुत सस्ते हैं। आप गदोलिया मार्केट में जाओगे, गदोलिया मार्केट में बहुत सारे होटल हैं जिसमें आपको ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 रुपये के बीच में रूम मिल जाएगा हर तरीके का। और अगर आपको थोड़ा और सस्ता ढूंढना हो तो गदोलिया मार्केट से ही के ही आसपास, विश्वनाथ बाबा के मंदिर के आसपास आप जब गलियों में जाओगे तो आपको उससे भी सस्ता 500-600 रुपये में भी रूम मिल जाएगा। इवन आपको 400 का भी मिल सकता है। अगर आप कोई अच्छा होटल ढूंढ रहे हो, लाइक आप 3 स्टार होटल ढूंढ रहे हो, लग्जूरियस होटल ढूंढ रहे हो, तो उस प्रकार की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसके चार्जेस उसी के अकॉर्डिंगली ही होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बनारस की ट्रिप है वो बिल्कुल रीजनेबल है। आप बिल्कुल आराम से प्लान कर सकते हो और आराम से आप बनारस घूम सकते हो। और अगर आप नहीं गए हो तो ज़िंदगी में एक बार बनारस ज़रूर जाना चाहिए। खास करके जब अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ पे डेवलपमेंट कराया हुआ है, जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया हुआ है, उसको बनने के बाद तो आपको ज़रूर ही जाना चाहिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल अलग ही लुक मिलेगा, बिल्कुल अलग ही भारत मिलेगा। एक पुराना भारत और एक नया एडवांस भारत, दोनों का मिक्सचर अब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा फ्यूचर में अगर आप प्लान करना चाहते हो तो आपके लिए बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अभी अंडर डेवलपमेंट है या जिसका डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे रोपवे की सुविधा स्टार्ट होने वाली है। आप स्टेशन पे उतरोगे, वहीं से रोपवे, अभी ये इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, अभी ये बना नहीं है। इन फ्यूचर जब भी आप जाते हो, आप ट्रेन से उतरोगे, ट्रेन से उतरने के बाद वहीं पे आपको रोपवे की बोर्डिंग मिलेगी। बोर्ड करने के बाद डायरेक्ट आपको वो गदोलिया मार्केट के अराउंड उतार देगी। वहां से डायरेक्ट आप जाकर के गंगा नदी में स्नान करके आप दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा प्लान था, बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको बताया था। आशा करता हूँ आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता हुआ है कि आजकल न्यूज़ में बहुत चर्चा में है, काशी विश्वनाथ मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रखी है जो कि न्यूज़ चैनल में आ रहा है। तो आपको उन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रियलिटी क्या है
वहाँ के रहने वाले बच्चों को पता है कि असलियत क्या है। आप खुद जाओगे, आपको अपनी आंखों से दिखेगा कि असलियत क्या है। तो आप ज़रूर जाइए, आपको हर तरीके की चीज़ों का वहाँ पर अनुभव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अपने भाई का चैनल। सब्सक्राइब करने के अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि जैसा कि आपने देखा मैं डिकैथलॉन गया था अपनी आगे आने वाली ट्रिप की तैयारी के लिए। तो जैसे ही मैं ट्रिप पे जाऊँगा उससे रिलेटेड अपडेट्स या उससे रिलेटेड जो भी व्लॉग्स और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो का मैं एंड करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।